नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे का शोर रहेगा, ये तय हो चुका है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके पक्ष और विपक्ष में आवाजें तेज हो रही हैं। भोपाल में 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को दिए भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस बयान से ये मुद्दा नए सिरे से गर्म हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडा के 3 प्रमुख वादों में शामिल है। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से जुड़े वादे मोदी सरकार के दौर में पूरे हो चुके हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बाकी है। कॉमन सिविल कोड क्या है, इसको अब इस तरह से समझिए कि अभी हमारे घरों में जो शादी ब्याह होते हैं, उत्तराधिकार के कायदे हैं, तलाक के नियम हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे के तरीके हैं। इनमें से कई सदियों से चले आ रहे हैं और इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ फिलहाल कई तरह के कानून हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ईसाई पर्सनल लॉ है। कई तरह के कानून हैं जिनके अलग अलग रिवाजों को मान्यता मिली हुई है। जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा एतराज है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 विवाहों की मंजूरी पर, जिसकी चर्चा भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि हर मुसलमान 4 शादियां करता है और ऐसा भी नहीं कि दूसरे समुदाय के लोग एक से ज्यादा शादियां नहीं करते। बहरहाल ये मुद्दा है और बीजेपी का इस पर यह कहना रहा है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए और ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रहेगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो सतह पर यह बहुत ही वैध मांगे लगती हैं, बात बहुत मासूम भी है। ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों पर पड़ेगा। हिंदू समाज के अंदर भी कई रीति रिवाज इसकी जद में आएंगे। आदिवासी और दलित समुदायों के भीतर ये कॉमन सिविल कोड और भी ज्यादा बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है और इसको लेकर ही कई खेमे से एक तरह से विरोध भी है। तो सवाल यही है कि समान नागरिक संहिता जो है, क्या वो समान और न्यायपूर्ण हो पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना यूनिफॉर्म रह पाएगा तमाम लोगों के लिए? हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में सत्यपाल जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, डॉक्टर मुजीबुर रहमान, फैकल्टी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और लेखक हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। जूम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष चकमा, जो डायरेक्टर हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के, और फरह नकवी, लेखक और कार्यकर्ता। तो ये जो आइडिया है कानून के सामने बराबरी का तमाम नागरिकों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, ये एक बहुत ही ये एक अच्छा आइडिया है और एक ताकतवर आइडिया है। और ऐसा लगता है कि हमेशा से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में जो लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। तो इस तरह से ये जो एक बात फैल गई है, फरह नकवी, आपसे शुरुआत करूं तो आपका इस पर क्या टेक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब लोगों के लिए एक बराबर का कानून, आपको लगता है कि होना चाहिए, ये जरूरी है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि औरतों और मर्दों में, LGBTQI कम्युनिटी में, हर इंसान में बराबरी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी कोई मुखालिफत भी नहीं करेगा, इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा एज एन आइडिया। लेकिन नगमा जी, मैं बहुत इज्जत से कह रही हूँ, जिस तरह आपने एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है तथाकथित यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एक तरह से हम लोग सब अंधे लोग एक हाथी को छू छू करके और अनुमान लगा रहे हैं कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा जी। सबसे बड़ा चिंता का विषय देखिए, चिंता का विषय क्या है कि जिस तरह से कानून इस सरकार के पारित करती चली आ रही है,
उसमें ना तो कोई डिस्कशन होता है, ना कोई वाद विवाद की जगह होती है। एक कानून बना बनाया आया, उसमें डिस्कशन ना के बराबर हुआ और पारित हो गया। तो लोग जो ये कल्पना कर रहे हैं कि भाई आप हमारे सामने एक नमूना पेश कीजिए, फिर हम उस पर अपनी टिप्पणी देंगे, फिर अलग अलग तरीके से हम सब में जो बेहतर है। देखिए, आपने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी बात। इसमें पारसी, बॉम्बे पारसी पंचायत अब बैठ करके अपने कुछ टिप्पणी इस पर तय कर रही है। कल की खबर है कि सिख समुदाय से 11 लोगों की कमेटी बैठी है। लेकिन सब इस पर ये विवाद करें, वाद करें, क्या करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम हमेशा क्या यूनिफॉर्म और जेंडर इक्वालिटी, क्या यूनिफॉर्मिटी यानी सबको एक रंग में आप रंग दें और उससे मतलब तय होगा, या उस बिल्कुल उसका मतलब ये होगा कि समाज में समानता मिल गई? ये एक खुला प्रश्न है। मुजीब रहमान हमारे साथ यहाँ पर है। मैं सब लोगों को पहले इस बात पे शामिल करना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आइडिया के तौर पे अच्छा लगता है, आपको लगता है होना चाहिए कि सब लोगों के लिए कानून बराबर हो, सबके बराबर हक हो कानून के सामने? जी, ये बात बहुत पुराना है, जो कि क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में आज एक मुद्दा इस तरीके से उठा हुआ है और यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल आदर्श के ऊपर में इस तरह चर्चा चल रही है माइनॉरिटी राइट्स के सिलसिले में, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के सिलसिले में, तो इसमें इसको एक दूसरे नजराना से देखा जाता है। तो मेरा जहाँ तक सोच है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आपने बताया ये बात कि संविधान में बताया गया था, तब इसकी डिस्कशन हुई थी। और ग्लोबल लेवल में ये एक, क्योंकि हिंदुस्तान एक ही कंट्री नहीं है जहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। दुनिया में बहुत जगह पर विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंग्लैंड में, कई मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब एक ही लॉ है उन लोग इसके लिए किस तरीके से अप्रोच किए हैं और किस तरीके से इसको डील किए हैं, क्या हिंदुस्तान उससे कुछ सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। जो मुद्दा फरा ने बताई यहाँ पर कि जेंडर जस्टिस, वो इसके सबसे बड़े इशू होते हैं कि औरतों को जो हक देना है, जो विक्टर ह्यूगो फ्रेंच राइटर एक बार बताए थे कि नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, कि औरतों का जो हक है, वो हक को आप उनको बचा नहीं सकते, उनको दबा नहीं सकते उस हक को उनसे। तो उनको किस तरीके से हक देना है, जब उस हक देने में कोई धर्म या कोई कस्टम्स या कोई ट्रेडिशंस रुकावट लाता है, तो उसको किस तरीके से डील किया जाए, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा है। दूसरा मैं जो पूछ रही थी कि आपने कहा कि कोई भी नहीं रोक सकता उस आइडिया को जिसका वक्त आ गया है, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त है इन एसेंस, या जो उसका स्पिरिट है उसमें क्या आप कहते हैं कि ये सही है, या आपकी एप्रीहेंशंस क्या है? क्योंकि बहुत लंबे समय से, मैंने आपका लेख भी पढ़ा, आपने जो आउटलुक के लिए लिखा कि जो हिंदू राइट है, जो राइट विंग है, वो एक तरह से ये दिखाता रहा है कि जो सेक्युलर पार्टीज, तथाकथित सेक्युलर पार्टीज रही हैं, वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इसको रोकती रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये था, तो ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के तौर पे या इस तरह की बातें क्यों फैलाई गई? इससे तो बहुत सारे लोगों की अगर आशंका है तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, सिखों को भी है, बहुत सारे लोगों को है, तो फिर इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना के क्यों पेश किया जा रहा है? ये शुरू से ही इसको हिंदू मुस्लिम इशू के हैसियत से बनाया गया है, क्योंकि संविधान में जब इसकी डिस्कशन चली थी तो तब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इशू भी बहुत बड़ी इशू के हिसाब से देखा जाता था। पार्टीशन हुआ था और इस सिलसिले में डिस्कशन चल रहे थे कि मुसलमानों की क्या हक होगी, जब उन लोग इक्वल होंगे तो उनके साथ क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या राइट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। क्या एक मिथ फैलाया जा रहा है इसको? ये एक मिथ फैलाया जा रहा है। उसमें देखो, हिंदू राइट को जो करना था, जो कहना था या बताना था, वो तो उन लोग कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की हर इशू को अपीजमेंट की हैसियत से देखते हैं। आप उनको बैकवर्डनेस के बारे में भी बताएं, सचार कमेटी की रिपोर्ट आई तो तब उन्होंने उसको भी अपीजमेंट के हिसाब से दुनिया में पेश करने के लिए कोशिश किया, तो वो बड़ी बात नहीं। वहाँ पे कुछ खामियां सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हैं। अभी जब सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इस सिलसिले में जब सवाल उठता है तो तब उन लोग बताते हैं कि देखिए, पहले उन लोग को ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट दिखाइए हमको। तो अभी उत्तराखंड के सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट 15 तारीख को आने वाला है। तो मेरा ये सवाल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी से है कि आप लोग इतने साल से क्यों ड्राफ्ट तैयार नहीं किए? ये तो पूरा ऑब्वियस था कि बीजेपी अपनी जो दो मेन मुद्दा 370 और अयोध्या के मुद्दा को ख़त्म करने के बाद ये मुद्दा लाना ही था बीजेपी के लिए। ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। और 1996 का जो पार्लियामेंट डिबेट है जिसमें वाजपेयी साहब इस सिलसिले में एक
जिसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है और जो मैं इसके बारे में मेंशन किया हूँ, तो उसमें उन्होंने भी ये कहा था कि इसके बारे में डिबेट होना चाहिए। अभी देखिए आप सत्यपाल जी कि ऐसा नहीं कि कोई विरोध जो है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आ रहा है, बहुत सारे लोगों को इसमें चिंताएं हैं। उनकी चिंताओं का क्या कोई मसौदा, क्या कोई खुली बातचीत या बहस इस पे हो रही है? क्योंकि डर ये है कि इस सरकार में अब तक जो कानून आए हैं बिना किसी बहस के, एक बहुमत के इस पर वो कानून पारित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिखों को भी कोई ना कोई आशंका लगी हुई है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो हैं लोग उनको भी आशंका लगी हुई है, ट्राइबल्स को अलग रखने की बात हो रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता कितना समान हो पाएगा लोगों के लिए? क्या ये यूनिफॉर्म रहेगा जब एग्जेम्पशंस देते हैं हम इसमें? तो देखिए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है और हम संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया, चलाने का सरकार को दिया और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया। इस विषय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आज से 73 वर्ष पहले 1950 में भारत का संविधान जिन्होंने बनाया सर्वसम्मति से, उन्होंने आर्टिकल 44 में लिखा, और क्या लिखा? स्टेट शैल एंडेवर, प्रयास, गंभीर प्रयास करेगी टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये संविधानिक हमारे पास बाध्यता है, मैंडेट है जिसको हमने लागू करना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो विषय भी मैं अलग से डील करना चाहूँ तो करूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके मुताबिक किसी भी सरकार को काम करना है। उसके बाद ये मामला 3 बार न्यायालयों में आया। 1965 में सुप्रीम कोर्ट में आया, 1995 में आया और उसके बाद 2022 में भी आया। तीनों बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये होना चाहिए। जहां तक आपने शंकाओं की बात की है, शंकाएं जब भी कोई नई चीज आती है होती है। अगर आप देखें तो एक कॉमन जो धारणा है वो यही फैलाई जा रही है। देखिए, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उसके राजनीतिक कारण है। मैं इस पक्ष में हूं, ना तो किसी समाज को खुश करने के लिए कानून बनना चाहिए और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए कानून बनना चाहिए। कानून संविधान के अनुसार बनना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार बनना चाहिए। नहीं, एग्जम्पशन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं ये कि अभी फॉर द टाइम बिंग लॉ कमीशन ने इस विषय पर सुझाव मांगे हैं। 19 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और लॉ कमीशन को ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का है, लॉ कमीशन उन पर विचार कर रहा है। क्या एक तरीका ये हो सकता है कि पहले जो जेंडर जस्टिस की बात है रिलीजन के अंदर ही, चाहे वो हिंदू एक्ट हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, क्या उसकी कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी आप देखें तो बहुत सारी सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो महिलाओं को लेकर है, उनके लिए जो लॉज हैं वहां पे बराबरी नहीं है। क्या उसकी कोशिश इसमें नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अभी मौजूदा प्रोविजन है पर्सनल लॉज का, वो डिस्क्रिमिनेटरी और सब्जुगेटरी है महिलाओं के लिए। अगर हम वो एक्सेप्ट कर लेते तो फिर बहस आगे बढ़ सकती, क्योंकि वही एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो मूल समस्या है। सिर्फ यही कहा जाता है कि अरे ये तो सिर्फ एक समुदाय विशेष को ह्यूमिलिएट करने के लिए या टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो हमें पहले समस्या से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वाकई में समस्या है, महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मसौदा नहीं है, तो जैसे अभी जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़कियों की भी शादी हो सकती है, ठीक है। हिंदू कानून में शादी से बाहर पैदा हुए बच्चों का अधिकार नहीं है। पारसी गोद ली हुई बेटी का अधिकार नहीं मानते हैं। सिखों के तलाक में हिंदू विवाह कानून चलता है। ईसाई महिलाएं अपने बच्चों की प्राकृतिक अभिभावक नहीं हो जाती, नेचुरल गार्डियन नहीं होती हैं। तो जेंडर जस्टिस कैसे इंश्योर इसमें हो रहा है? देखिए, वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो अभी मौजूदा प्रोविजन है जो हमारे देश में पर्सनल लॉज बने हुए हैं वो धर्म के आधार पर है। अगर हम सिविल या टैक्स लॉज की बात करते हैं, सॉरी क्रिमिनल या टैक्स लॉज की बात करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। लेकिन पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए हैं। अलग अलग धर्म की महिलाओं को अलग अलग धर्म के होने की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सब आपने भी गिनाया। हम सवाल ये निकल कर आता है नगमा जी, जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो जैसा फराज जी ने भी कहा, ओवैसी जी भी कहते हैं और सारे ही लोग ये कहते हैं क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है तो विविधता बनी रहनी चाहिए। सवाल यहां पर हमें यह करना चाहिए कि क्या विविधता के नाम पर जो महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हम अगर विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म कर सकते होते तो क्या 76 साल लगते? आज भी जब बहस कर रहे हैं इस पे तो सब कह रहे हैं कि इस पे तो बहस नहीं होगी, लाखों लोगों को सड़कों पे उतारने की बात होती है, विरोध करने की बात होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने एक पर्चा जारी किया। उस पे एक QR कोड है, उसको आप स्कैन कीजिए, ऑटो जनरेटेड ईमेल पॉपअप में खुलता है आपके ईमेल बॉक्स में, उसको आपको सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है। तो बहस करवाने की जिम्मेदारी किसकी है कि कहीं बहस हो? अगर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती है तो क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठे? आप क्या कह रही हैं?
बहस की गुंजाइश तो तब होगी, क्या बहस नहीं हो रही है? क्या क्या मसौदा है उसको बताना होगा, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्या क्या किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। फराह, मैं सुभाष चकमा आपके पास आऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट इसको लेके क्या समस्या है, बट फराह आप जो जेंडर जस्टिस की बात है और जो अंबर कह रही हैं कि जो विद इन कम्युनिटी रिफॉर्म नहीं हुए तो जरूरत है कि इसको पहले देखा जाए, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, विद इन कम्युनिटीज रिफॉर्म नहीं हुए, लेकिन मेरी चिंता ये है नगमा कि ये एक मुस्लिम इशू ना बन जाए, क्योंकि ये एक भ्रम है। ये भ्रम है कि मुसलमान औरतें हिंदुस्तान की बाकी औरतों से कहीं ज्यादा पीड़ित हैं। हिंदुस्तान की बहुत सी औरतें पीड़ित हैं। हिंदू औरतें बावजूद इसके कि कानून है बहुत पीड़ित हैं। हाँ, उनको बराबरी के हक नहीं मिलते। अगर हम ये मान करके चलें कि हाँ, औरतों को इस मुल्क में बराबरी के हक नहीं मिलते, हम ये मान करके चलें कि ना तो आपको कोई पादरी, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, ना कोई पुजारी, ना कोई मौलवी मिलेगा जो बड़ा फेमिनिस्ट हो, जो पितृसत्ता को बिल्कुल ढकेलने के लिए तैयार हो। उनको सबको धक्के देने पड़ेंगे। लेकिन ये तरीका क्या है? हमें तरीके पर सवाल उठा रही हूं। अगर आश्वासन होता देश को, यू सी, इस तरह का चेंज करने के लिए एक ट्रस्ट का माहौल भी जरूरी है। हाँ, ट्रस्ट का माहौल इस वक्त नहीं है। वो जो भरोसे का माहौल जो हम देख रहे हैं, सरकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कानून पास करती चली जा रही है, तो क्या ये कानून आप जो सामने रखेंगे, आप कुछ आमने सामने बात होने देंगे? आप कुछ वाद विवाद होने देंगे? क्या ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में होगा? तो दिक्कत ये है आप कि कह रही है कि एक जो तो है ट्रस्ट का माहौल, टाइमिंग, और दूसरे आप कह रही है कि तरीका क्या है, किस तरह से ये किया जा रहा है, इसको लेकर why एक now, फिक्र है। why and the timing of it is very problematic. ये अब चुनाव के एक साल पहले एक पोलराइजेशन और इसको एक अगर हिंदू मुस्लिम बना दिया, दिक्कत मेरी उससे है। तो हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन इस समय एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो अलग अलग लोगों की इसके ऊपर सवाल हैं, वो क्या सवाल हैं और क्या इसके समय पे सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। अलग अलग जनजातियों के अपने अपने नियम होते हैं, लागू किए जाते हैं, और ये भी बात हो रही है कि जो जनजातियां हैं उनको इससे एक तरह से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो आप लोगों की इसमें आशंकाएं क्या हैं? और अगर ये भी सवाल उठता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, सबके लिए कानून एक हो, तो अगर एग्जेम्पशंस होने लगते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो एग्जेम्पशंस क्यों हो? आपकी क्या समस्या है, क्या डर है आपको इससे? सबसे बड़ा डर यह है कि आप यूनिफॉर्म का नाम पे दूसरे का जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी से उसको खत्म ना कर दे। तो जैसे ट्राइबल पॉलिसीज से आप पहले देखते हैं, जिस ILO कन्वेंशन 107 1957 में आया था, तब पॉलिसी जो था वो एसिमिलेशन करना था। लेकिन अभी जो पॉलिसी है वो है जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल को जब बात करते हैं तो उसमें इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का बात आते हैं। तो इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन खाली इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटीज है, प्रैक्टिसेस है, वो भी आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस है उनसे बराबर है। तो दैट इज द की इशू। अगर आप सबको अगर एग्जाम्पशन देते हैं जहाँ पे पावरफुल कम्युनिटी सपोज करते हैं, तब तो यूनिफॉर्म ही नहीं रहा। जी, मोदी सरकार जो एग्जाम्पशन का बात कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो देना चाहते हैं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अगर वो अपोज करते हैं तो पॉलिटिकल जो माइलेज है वो नहीं मिलेगा। पर इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे आर्टिकल 44 लोग कह रहे हैं, तो अगर आप आर्टिकल 13.3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं, जिस जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसमें क्लियरली लिखा है जो कस्टम्स और यूसेज इन इंडिया है, दे हैव द इक्वल प्लेस इन द लीगल सिस्टम। तो मेरा यही कहना है कि जैसे 2018 में लॉ कमीशन ने स्टडी किया, उसमें कहा कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ना नेसेसरी है ना प्रयोजन है। तो पिछले 5 साल में ऐसे क्या हुआ कि आप उनको चेंज कर रहे हैं? तो मुद्दा क्या इक्वालिटी का है या इलेक्शन जीतने का? और इलेक्शन के नाम पे क्या इसको बंटवारा करके एक चुनावी मुद्दा बनाने का? सत्यपाल जैन, पहली बात तो जो अभी कहा गया
कि इस पर चर्चा नहीं हो रही, बिना चर्चा के कानून पास हो रहे हैं। भारत की संसद में जितने भी कानून बने हैं लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होने के बाद बने हैं, और चर्चा होने के बाद जहां पर बहुमत है, बहुमत से वो सारे पास हुए हैं। और मैडम एक बात का और ध्यान रखिए, आवश्यक नहीं है कि जो संसद ने सर्वसम्मति से कानून पास किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी रद्द किया। सिर्फ एक एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जो सारी पार्लियामेंट ने तरीके और टाइमिंग पे सवाल है, और जैसा सुभाष चकमा ने कहा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। और श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव में 1975 में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट की गई अपोजिशन के बिना, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। कानून बनाने की प्रक्रिया उसके मुताबिक होगी। चर्चा लॉ कमीशन, स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा, राज्यसभा, और अब पब्लिक में चर्चा हो रही है। एक बात। दूसरी बात, मैं जो बेसिक क्वेश्चन, पब्लिक से जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। दूसरे सुभाष चकमा के सवाल का छोटा सा जवाब मैं लोगों के पास भी जाना चाहूंगी कि टाइमिंग क्या ये चुनाव के पहले किया जा रहा है पोलराइज करने के लिए? कोई पोलराइजेशन का मतलब नहीं है। 73 वर्ष हो गए मैंडेट आए, जब देर आए दुरुस्त आए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और दूसरी बात, मुजीब साहब आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? जो सुभाष चकमा ने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मुद्दा है, या इस समय लग रहा है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, चुनाव है, और उसके एक बंटवारे का इशू खड़ा करके उसको पोलराइज और वोट की कोशिश है? जहाँ तक हिंदू राइट की पॉलिटिक्स है, तो ये तो साफ सबको पता है कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ये इनकी एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। भोपाल में प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में आवाज़ उठाने के पहले जी उत्तराखंड में इसके बारे में कैंपेन चला था, कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कैंपेन चला था, और ये बीजेपी की बहुत पुरानी एजेंडा है। और इसमें हम इसीलिए हम 1996 के तो आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल डिसीजन है? ये पॉलिटिकल डिसीजन है। और इलेक्शन, हर पार्टी इलेक्शन, बीजेपी इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा है कि वो हारना चाहता है, वो उसका अपना जीतना चाहते हैं। तो उनके लिए ये उनके लिए एक तरीका है जिसमें कि वो कोशिश करते हैं जीतने के लिए। एक सवाल ये उठता ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों न लागू किया जाए? यही सब पूछते हैं कि क्यों ऐसा दिखता है कि सिर्फ मुसलमान ही इसको अपोज कर रहे हैं, ऐसा फिर इस समय लग रहा है। तो आपका इस पर क्या जवाब होगा? मेरा इसमें ये कानून दो तरीके से बनते हैं। एक होता है कि आपके पास मेजॉरिटी है, आप किसी तरीके के कानून बनाए और कोई भी तरीका फॉलो करके जो इफेक्टिव हो उस तरीके से कानून बनाते हैं। दूसरा तरीका रहे कि आप सारा चीज़ को एक कंसेंसस बनाकर उस कानून को बनाए। जब आप अपना मेजॉरिटी के हैसियत से कानून बनाते हैं, जो आप हम अभी कर्नाटक में देख रहे हैं, एक सरकार आया, उन्होंने कानून बनाया, दूसरा सरकार आया, वो सारा कानून को तोड़ा। तो अभी फिर बीजेपी जब अपने तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के ऊपर में थाप दे, तो फिर दूसरा सरकार जो आएगा वो इसको तोड़ेगा, तो उसमें देश की कुछ फायदा नहीं होगी। तो इसमें बेहतर यही होगा कि बीजेपी की सरकार और प्राइम मिनिस्टर ये सारे चीज़ को लोगों के पास जितना कंसल्टेशन हो करें, और जो मैकेनिज्म है और जो भी जुडिशियल प्रोसेसेस हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन होना चाहिए, कमेटी के पास जाना चाहिए, सिविल सोसाइटी के पास जाना चाहिए, ये सारा चीज़ को लेकर वो सारे के साथ कानून को बनाना चाहिए। और मेरा ये भी सोच है कि ये मत सोचना चाहिए कि खाली मुसलमान कौम के साथ या मुसलमान कौम के अंदर या मुसलमान औरतों को इससे अन्याय होगा या न्याय मिलेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें हिंदू कौम के, हिंदू औरतों के साथ भी इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व करते हैं। जो सामने बात आ रही है वो ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स इस तरीके से है और इस तरीके का माहौल बन गया है, इस तरीके का प्रोफाइल बन गया है। तो हम लोग में ये चर्चा जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे कि क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ बंटवारे के लिए और वोट की पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, या ये पूरी तरह से लागू हो पाएगा। बहुत सारे युवा आवाज है, स्टूडेंट्स हैं जो इस पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप में से किसी के पास इसको लेकर एक सवाल है, कोई संशय है? आपका माइक है, आप पूछिए। मैरिटल रेप जैसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जिसको रिकग्निशन नहीं मिली है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर हम यूसीसी लेके आ रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि हम ये सारी चीज़ों को भी हम ये सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या यूसीसी का पर्पस सिर्फ एजेंडा को सेटिस्फाई करना है, जस्टिस और इक्वालिटी प्रिवेल करना नहीं है? बहुत सारे कानून, जैसे आपने कहा कि उनको हम लागू नहीं कर पाए, ये भी लेकर आएंगे, तो क्या इसको सिर्फ एजेंडा को सेटिस्फाई करना है या ये लागू हो पाएगा? एक आध सवाल पीछे माइक देंगे, फिर हम इकट्ठा जवाब लेंगे, एक दो। जी सर, जैसे यूसीसी का कहना है कि एक निशान, एक निधान और एक संविधान होना चाहिए, जिस पे हर एक भारतीय उसको मानता भी है अगर वो लॉ को मानता है तो। लेकिन सर अगर ज़मीनी स्तर पे देखें तो इसकी बहुत सारी कड़ियाँ हैं, जैसे कि आरक्षण की बात कर लें हम, या फिर हम पूर्वोत्तर की बात कर लें। और यूसीसी का जो मूल भाव है वो यही है कि समानता हो और भेदभाव ना हो। तो सर फिर जाति के उस पर क्यों भेदभाव होता है, उस पर आपका क्या कहना है?
सत्यपाल जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका, या अंबर आप जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ। जहां तक प्रश्न है लागू होने का, भारत के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? चुने हुए प्रतिनिधि को, संसद को दिया है। संसद में बैठकर कानून बनता है, वो कानून लागू होता है। अगर कानून लागू नहीं होता है या गलत लागू हो रहा है तो नागरिक को यह भी अधिकार दिया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए हम अगर सिर्फ यही सोचकर चलें कि ये कानून लागू नहीं होगा, कैसे लागू होगा, तो आगे काम चलता नहीं है। एक बार आर्गुमेंट आया था कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, एक किसी कानून के बारे में राय आती थी। अब वो इल्जाम तो किसी भी कानून के बारे में लग सकता है। आप ट्रैफिक रूल वायलेट करती हो तो सिपाही आपको पैसे सही बात है सत्यपाल जी, वो नहीं है। कहना ये है कि क्या इससे सिर्फ एक एजेंडा सेटिस्फाई होगा या कोई फायदा है? मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जाति वाली बात उन्होंने की थी। एक सेकंड वापस आऊंगी क्योंकि समय कम है, थोड़ा जल्दी से सवाल पूछना चाहते हैं और लोगों से भी कि क्या आपको लगता है, आप में से ज्यादातर लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? आप लोगों को लगता है कि होना चाहिए? यस, होना चाहिए। यस, हाँ होना चाहिए। तो आप क्यों होना चाहिए? आप में से कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछेंगे, आपको क्या लग रहा है, इससे में क्या नुकसान है? इससे माइक देंगे आप, आपको लगता है होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे संविधान में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एक दिया गया है हमें, तो कहीं ना कहीं यूसीसी उसको छेड़छाड़ कर रहा है। किसी ना किसी सेक्ट को ये लग सकता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, मैं माइक आगे, जिसको लगता है कि होना चाहिए, आपका क्या तर्क है? मैम, तो अभी ड्राफ्ट की बात हुई कि ड्राफ्ट नहीं आया है, तो मैम यहाँ पे एक चीज और देखने की यहाँ पे जरूरत है कि अगर ड्राफ्ट बनेगा तो वहाँ पे भी उन्हें भी पता है कि अभी जो इस बात पे डिबेट चल रहा है कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन्हें पता है कि अगर वो उन चीज़ों को करेक्ट नहीं करेंगे तो पीपल की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, जैसे सर ने यहाँ पे बात करी। तो अगर इस चीज़ पे हम देखें कि देन ये जो सारी सिचुएशन है ये डिफरेंट होगी, जो अभी सिचुएशन है वुमेन्स के साथ, इसमें इसको और बेटर होगा ये। तो मैम इस वजह से देयर शुड बी यूसीसी। अगर मैं आपको भी लगता है होना चाहिए? आप में से किसी और को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? तो आपका कोई तर्क है उस पर? जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल होना चाहिए। कि एक तरफ ये माना जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जब हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी नागरिकों को एक जैसी सामान्यता मिले, इक्वालिटी मिले, तो क्यों वहाँ पे धर्म के आड़े लोग उस पे रोक लगा रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं? तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं होना चाहिए, उनमें से किसी का कोई इसके ऊपर आपको कोई संशय, कोई डाउट है, क्यों नहीं होना चाहिए? मैम, मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बट इसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन भी है, लाइक कोट जवाहरलाल नेहरू, द former prime minister, he said that it is desirable to have uniform civil code, but along with we need to take the different communities together. Okay, that's a very important point. इसके ऊपर अंबर में आप रिएक्ट करना चाहेंगी कि सब लोगों को इस समय, या जैसे फरा ने भी कहा कि एक चिंता ये है, जैसे सुभाष चकमा ने कहा अबाउट द टाइमिंग एंड द मीन, जो तरीका अपनाया जा रहा है और कंसल्टेशन और सबको साथ लेके चलने की बात। देखिए नगमा, अगर हम टाइमिंग की बात करें या फिर कि अभी और इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि 73 साल हो चुके हैं। अगर हम आर्टिकल 44 की भी बात करते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ये तो बिल्कुल गलत है। और जो एक आर्टिकल 44 जो संविधान में है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास होकर बना है और वो इन्फोर्सेबल नहीं है अभी कोर्ट्स में, तो हमें उसको ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो गलत है। दूसरी बात ये कि एक अभी बहन ने ये कहा कि राइट टू रिलीजन जो है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये कंफ्यूजन इतना है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 25 वो एज इट इज सिक्योर रहेगा, जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 29 जिसमें कल्चर और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट और वो सारी चीजें, वो भी एज इट इज रहेगा। धर्म, रीति रिवाज, कल्चर, इस पे किसी का कोई फर्क नहीं होने वाला है। आपकी इनहेरिटेंस, आपकी अधिकार, शादी करने का तरीका आपका, किसी को फेरे लेने, निकाह करना है, वो सब होगा हमारे रीति रिवाज, धर्म को जवाब देना चाहते हैं। बाद जो हमारे अधिकार हैं वो समान होंगे किसी भी धर्म पे हो। सुभाष जी, आपका इस पर आपने सवाल सुने, आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, बोलिए। आर्टिकल 371 है नागालैंड के बारे में, और आर्टिकल 371G जो मिजोरम के बारे में, उसमें क्लियरली लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिजो और नागालैंड में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसका खिलाफ कोई कानून लेके आ नहीं सकते। तो मेरा यही कहना है कि आर्टिकल 371 इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन आर्टिकल 44। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे प्रोविजंस है आप देखेंगे, दे देमसेल्व्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो द ओनली रीजन व्हाट आई एम सेइंग कि माय ओनली कंसर्न इज कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड, फेयर एनफ। तो कहां से लॉ कमीशन अचानक कंसल्टेशन शुरू कर दिया? एंड व्हाट हैज चेंज इन द लास्ट 5 years? कुछ नहीं चेंज हुआ। सो दैट इज द इशू। वी आर नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। द इशू इज यू हैव ऑलरेडी गिवन guarantees in the constitution on article 371A and 371H.
मैं तो ये कहूंगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, पहले आपको आर्टिकल 371A और 371G हटाना पड़ेगा, तब भी आप मिजो और नागालैंड का जो कल्चरल प्रैक्टिसेस का राइट्स तब आप लेके आ सकते हैं। तो क्या खाली जो मिजोरम और नागालैंड को आप एग्जाम कर देंगे? तो आप देख रहे हैं हम लोग, चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। एक आखिरी कमेंट मैं बहुत शॉर्ट में आप तमाम पैनलिस्ट से जानना चाहती हूं, फरा, कि इसमें क्या ये यूनिफॉर्म होगा तमाम लोगों के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समानता की बात हो सकती है इससे, क्या ये जस्ट होगा या इसकी टाइमिंग या मीन्स पर आपको शक है? देखिए, आई वांट टू, एक तो सुहास ने जो बातें कही वो बहुत बहुत जरूरी हैं। 5th शेड्यूल स्टेट्स हैं जहां पे पैसा लागू है, 6th शेड्यूल स्टेट्स हैं जहां पर आपको ट्राइबल राइट्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो शादी ब्याह के मामले तय करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं, ये छोटे मसले नहीं हैं। और बट आई वांट टू रिस्पॉन्ड, एक देयर वाज अ यंग स्टूडेंट देयर हु सेड मैरिटल रेप का सवाल। देखिए, मैं तो कहूंगी बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, लाइए, जेंडर जस्टिस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पहले अपने जेंडर जस्टिस के क्रेडेंशियल्स हमारे सामने रखिए। मैरिटल रेप के मामले में तो सरकार कहती है कि अरे इसके बड़े सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे। आप सेम सेक्स मैरिज, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका आप विरोध में खड़े हैं, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। फरा, सॉरी आपको रोक रही हूँ बीच में क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है दूसरे पैनलिस्ट में। मुझे आपको क्या लगेगा? फरा, 1 सेकंड प्लीज। मुझे एक आखिरी कॉमेंट, आपको क्या तरीका होना चाहिए इसका ये पहले लागू तो करने का? इन एसेंस सब लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बस समस्या क्या है? पहले तो ये सारा चीज़ को जेंडर जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसी तरीके से आर्टिकुलेट करके फ्रेम करके ड्राफ्ट बनाना चाहिए और वो सबके सामने आना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा जो फॉरेन कंट्रीज हम जहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म, डिवर्सिटी वगैरह प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे एक सिस्टम है रिलीजियस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्री में, और तो यूनिफॉर्मिटी, हाँ वो सारा चीज़, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बहुत सारे कंट्री से सीखे हैं, तो वहाँ पे उस सारे चीज़ को भी सामने लाकर ये हो सकता है इस तरह का मसौदा बने, चर्चा हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, होगा। भारत की संसद जिस पर निर्णय लेगी। संविधान सबको जो अधिकार देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन के नाते देता है, नागरिक के नाते देता है, मजहब और धर्म के आधार पर नहीं देता। शादी करने की, मजहब की आपकी अपनी आपकी इजाजत होगी, आप निकाह करें, फेरे करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो कानून बनेगा वो नागरिक के नाते बनेगा, धर्म और मजहब के आधार पर। बिल्कुल, जिन लोगों को इसके ऊपर जो भी शक या संशय है वो ये है कि उसमें, अंबर आप मानेंगी कि उसके पॉइंट्स तमाम जगह से जिनकी जो डाउट्स हैं होने चाहिए, एक मसौदा होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, जैसा मुझे कह रहे हैं कि दूसरे देशों में जो है उसको देख समझ के आप उसकी अच्छी बातें लाके उसके कंसेंसस से लागू करें। बिल्कुल, दूसरे देश की नहीं, बल्कि मुझे तो, हम तो ये कहते हैं, क्योंकि मैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट में इस पे पिटीशन दी है, पिछले 5 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में रहा, फिर उसके बाद मूव किया। तो हमारा ये नहीं कि हम कहाँ से सीखे, हमारे देश की जरूरत के हिसाब से इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिविल कोड होना चाहिए, जो कि हमारे देश में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस, तो उसके आधार पर एक ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए। नियत ठीक होनी चाहिए, तमाम लोगों के जो भी डाउट्स है उनको देखकर एक चर्चा होकर एक मसौदे पे अगर लोगों के से चर्चा करके फिर इसे लाया जाए तो शायद इसको बेहतर लागू किया जा सकेगा। और वही के समान नागरिक संहिता है, लोगों के लिए समान हो, क्या ये जस्ट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ इसमें शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।